हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम जो नागा जनजाति है उसके बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत की एक प्रमुख जनजाति है गोंड। तो देखिए, जो गोंड जनजाति है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति है और हम जनसंख्या के आधार पर भी देखें तो यह है जनसंख्या की दृष्टि से ये भी भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, और तो यह जनजाति है वो भारत के जो मध्यवर्ती भारत का जो विंध्याचल है, सतपुड़ा, महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर निवास करती है। और इसके अलावा जो नर्मदा और जो महानदी नर्मदा ताप्ती महानदी की जो क्षेत्र है उसमें निवास करने वाली ये जनजाति है। और सबसे पहले हम इसकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं इसके बारे में हम देखते हैं। शारीरिक विशेषताएं, देखिए शारीरिक विशेषताओं में हम देखें तो जो नागा जनजाति जो गोंड जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से 5 फीट और 5 इंच के होते हैं। इनकी लंबाई मध्यम होती है, 5 फीट 5 इंच इनकी लंबाई होती है। इनका रंग काला होता है और इनके जो बाल होते हैं वो बाल बड़े और थोड़े रूखे होते हैं और इनकी ये दिखने में बिल्कुल वैसे सुंदर नहीं होते। इनके होठ बाहर निकले हुए होते हैं, सिर इनका थोड़ा बड़ा होता है। तो इस प्रकार से इनकी शारीरिक संरचना होती है, लेकिन दिखने में ये जो लोग होते हैं वो सुंदर नहीं दिखते हैं। ठीक है, इनका रंग भी काला होता है, इनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है सामान्य से और इनका जो सिर है वो बाहर निकला होता है, ललाट बाहर निकला होता है, सिर बड़ा होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है। तो इस प्रकार से ये इसकी शारीरिक विशेषताएं होती हैं। उसके बाद हम देखें इसके निवास क्षेत्र के बारे में देखें। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र देखिए, जो गोंड जनजाति है वो मध्य भारत में सतपुड़ा विंध्याचल और महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं, इन महादेव की जो पहाड़ियों के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों में ये जनजाति है विशेष रूप से निवास करती है। इसके अलावा भी हम देखें इसका जो मुख्य क्षेत्र है, इस जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का बस्तर के क्षेत्र में ये विशेष रूप से निवास करती है। और भारत में हम राज्यों में देखें तो यह जनजाति मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में विशेष रूप से यह जनजाति निवास करती हैं। ठीक है, मतलब बस्तर के पठार है जो छत्तीसगढ़ का, वो इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान, इनका निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके जो अधिवास के बारे में हम देखें, इनके हम अधिवास की बात करें तो देखिए ये जो लोग हैं गोंड जनजाति है वो एक स्थायी अधिवास बनाकर रहने लग गई है। अब स्थायी अधिवास बनाती है और इनके जो मकान होते हैं वो पक्के होते हैं, मतलब पक्के जो ईंट पत्थर से बनाए हुए इनके जो मकान होते हैं, पक्के मकान बनाते हैं और स्थायी रूप से ये लोग निवास करते हैं, स्थायी रूप से मकान बनाते हैं। इनका गांव होता है वो फिक्स होता है, स्थायी होता है। और ये इनकी ये विशेषता होती है इनमें कि ये जो लोग होते हैं वो अपने गांव के जो आसपास का क्षेत्र है उसी क्षेत्र से ये लोग अपना जो खाद्य सामग्री वो एकत्रित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनके वस्त्र और इनके आभूषण के बारे में हम देखते हैं। वस्त्र और आभूषण, वस्त्र एवं आभूषण, तो हम इनके वस्त्र और आभूषण के बारे में देखें तो देखिए यह जो जनजाति है गोंड जनजाति, इस गोंड जनजाति में शरीर पर गुदवाने का बड़ा शौकीन है। इनकी जो पुरुष और जो स्त्रियाँ होती है वो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ होती है वो अपने शरीर पर गुदवाती हैं और तरह तरह के जो डिजाइन होते हैं वो अपने शरीर पर उनके चित्र बनवाती हैं। इसके बाद हम देखें तो ये लोग मुख्य रूप से सूती जो वस्त्र होते हैं उनका ही प्रयोग करते हैं और ये अपने आसपास के क्षेत्र से उनको खरीद कर लाते हैं और अपने हाथों से ही बुनकर कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा भी ये लोग जो अपने घर में जो पालतू पशु हैं उनको पालते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, इनकी ऊन से प्राप्त भी उनकी ऊन को भी काट कर और ये लोग धागे वो रुई बनाकर और मतलब अपने हाथों से खुद ही अपने हाथों से इनका वस्त्रों का निर्माण कर लेते हैं।
इसके अलावा भी हम देखें तो ये लोग जो इनकी जो स्त्री हैं वो स्त्रियां मूंगे और जो कोड़ियाँ होती हैं, मूंगे और कोड़ियों के बने हुए जो आभूषण होते हैं उनको पहनती हैं। और इनके अलावा जो गले में भी ये इनके बने हुए जो हार होते हैं इनकी स्त्रियाँ इनका उपयोग करती हैं, बड़े शौकीन से पहनती हैं। और इसके अलावा जो इनके पशुओं के जो सींग होते हैं, पशुओं के सींग को भी ये अपने सिर पर टांगते हैं, पक्षियों के पंखों को भी ये अपने सिर के ऊपर टांगते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो औरतें होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनी हुई या फिर चांदी की बनी हुई जो बालियाँ होती हैं वो कानों में पहनती हैं। तो यह है इनकी शारीरिक वेशभूषा। उसके बाद हम इसके औजार और उपकरण के बारे में हम देखते हैं। देखिए, इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है कृषि करना, इनका मुख्य व्यवसाय होता है। और इनके जो सारे औजार होते हैं वो भी कृषि पर आधारित ही होते हैं। जैसे कृषि में काम में लेने वाले जो औजार भी होते हैं, जैसे हंसिया होता है, कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, दंतरी होती है। उसके अलावा जो भी उसमें काम में ले जाते हैं कृषि में औजार, उन सभी औजारों का उपयोग ये लोग करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे हल होते हैं, लकड़ी के जो हल होते हैं, लकड़ी के हल का भी एक प्रयोग करते हैं। और आखेट के जो आखेट भी ये लोग कुछ मात्रा में करते हैं, तो आखेट के जो तीर कमान होते हैं इन सभी का भी उपयोग ये लोग करते हैं। तो यह है उनके आभूषण और औजार और उपकरण। उसके बाद हम देखते हैं इनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में। देखिए, जो गोंड जो जनजाति है, यह जनजाति, इस जनजाति में पितृसत्तात्मक जो सत्ता है वो प्रधान है। इसमें पुरुष प्रधान समाज है इनका। और इनमें क्या होता है कि जो पिता की मृत्यु के बाद जो भी संपत्ति होती है उस संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया जाता है। लेकिन जो उनकी जो पुत्री होती है, पुत्री को कोई भी धन इनमें नहीं दिया जाता है, मतलब सारी संपत्ति पुत्रों में ही विभाजित कर दी जाती है। फिर इसके अलावा हम देखें तो इसमें जो विवाह की इसमें कई प्रथाएं प्रचलित हैं। जैसे सेवा विवाह है, विधवा विवाह है, हरण विवाह है और मछली विवाह है। ये इनकी कुछ विवाह की प्रथाएं हैं। जैसे कौन कौन सी है? सेवा विवाह, विवाह की प्रथाएं, विभिन्न प्रथाएं इनमें प्रचलित है। सेवा विवाह है, सेवा विवाह है। उसके बाद है विधवा विवाह है, विधवा विवाह है, ठीक है। और उसके अलावा हरण विवाह है, हरण विवाह है और मछली विवाह है, मछली विवाह है। ये सब गोंड जनजाति के विवाह की प्रथाएं हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर अत्यल गुजरात में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें, कि जो गोंड जनजाति है उस गोंड जनजाति में कौन कौन सी विवाह की प्रथाएं प्रचलित है। तो कौन कौन सी प्रथाएं हैं? सेवा विवाह है, हरण विवाह है, विधवा विवाह है, मछली विवाह है, ठीक है, विनिमय विवाह है। ये सभी विवाह की प्रथाएं इस गोंड जनजाति में प्रचलित मानी जाती है, प्रचलित हैं। तो देखिए, जो सेवा विवाह है उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी लड़की को कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है, और वो उससे विवाह करना चाहता है, तो क्या करेंगे कि जिस लड़के को वह लड़की पसंद आई है तो उस लड़के को उस लड़के के घर पे 2 या 3 या 4-5 साल तक उनके घर पे रहना पड़ेगा। और उसके जो सारे घर के कार्य हैं वो सब सारे कार्य उस लड़के को करने पड़ेंगे। जैसे घर के कार्य, इसके अलावा जो कृषि के कार्य भी हैं वो मतलब कठिन परिश्रम का जो कार्य है वो भी उस लड़के को करना पड़ेगा कम से कम 3 या 4 साल तक, ठीक है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की के साथ विवाह कर सकता है। उसे क्या कहते हैं? सेवा विवाह है। मतलब अगर जो लड़का उस लड़की को पसंद कर लेता है और उससे विवाह करना चाहता है तो उसको विवाह करने से पहले उसको उसके घर, लड़की के घर पे कुछ सेवा दी जाती है। मतलब सेवा करने के बाद ही वह उस लड़की के साथ विवाह कर सकता है। तो ये है उनकी विवाह की अनेक प्रथाएं प्रचलित है इनमें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इनकी जो इनका खान पान और भोजन है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, ये जो जनजाति है वो विशेष रूप से जो मोटे अनाज और चावल का ही खाने में उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से इनकी जो खाद्यान्न फसल है तो वो चावल ही है। और इसके अलावा भी ये लोग जंगलों से प्राप्त जो कंदमूल फल है इनका भी उपयोग करते हैं। और इनके जो क्षेत्र होते हैं उनके क्षेत्रों में एक महुआ नामक एक पौधा होता है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो महुआ के जो फल होते हैं वो ताज़ा फलों का उपयोग भी करते हैं। और इसके अलावा जो महुआ के फल है उनको सुखाकर भी, और जब ये ताज़ा नहीं, जब फल प्राप्त नहीं होता है ताज़ा, तो उस समय भी ये सूखे हुए फल का उपयोग करते हैं। मतलब महुआ के जो फल होता है उसका वो सुखा के भी रखते हैं और बाद में पूरे साल भर इसका उपयोग भी करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी ये लोग
टेंगू और चर के फलों का भी ये उपयोग करते हैं। टेंगू और चर, इनके जो वृक्ष है, इनके जो फल हैं, इनका भी ये लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये है इनकी खान पान। उसके बाद हम देखें इनका आर्थिक जीवन। देखिए इनका जो आर्थिक जीवन है वो विशेष रूप से कृषि पर आधारित है। ये लोग मुख्य रूप से कृषि करते हैं और कृषि के अलावा ये लोग कुछ मात्रा में पशुपालन और मत्स्य उत्पादन भी ये लोग करते हैं। लेकिन इनका जो मुख्य आधार है, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। और ये लोग कृषि है वो दो प्रकार से करते हैं। ये लोग विशेष रूप से झूमिंग कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि या फिर इसको हम बोलते हैं झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि ये लोग करते हैं। इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुका है कि झूमिंग कृषि किसे कहते हैं, कि ये जो लोग आदिवासी जो लोग होते हैं वो जंगलों को, बड़े बड़े जंगल होते हैं, जंगलों को ये लोग काटते हैं, साफ करते हैं जलाकर, और फिर उसके बाद वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। और एक दो साल कृषि कार्य करने के बाद जब वह भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, उसके बाद ये लोग उस भूमि को छोड़ देते हैं और अन्य जंगलों में जाकर वही प्रक्रिया अपनाते हैं। और इसके अलावा भी ये मतलब ये स्थायी कृषि नहीं करते हैं, मतलब एक जंगलों से दूसरे जंगलों तक ये लोग स्थानांतरित होते हुए कृषि कार्य करते हैं। इसको हम कहते हैं झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि। देखिए जो गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं वो स्थानांतरित कृषि करते हैं। और इनमें जो कृषि करने की जो प्रथा है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है दीपा कृषि। ये झूमिंग कृषि दो प्रकार से करते हैं, एक होती है दीपा कृषि, एक होती है पेंडू कृषि। पेंडू कृषि, ठीक है। इनकी जो स्थानांतरित कृषि है वो दो प्रकार से की जाती है, एक होती है दीपा कृषि और एक होती है पेंडू कृषि। देखिए दीपा कृषि में तो यही प्रक्रिया होती है जैसे स्थानांतरित कृषि में होती है, जैसे जंगलों को साफ करते हैं, जलाते हैं, वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद में वह उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहीं पर कृषि कार्य करने लग जाते हैं। इस प्रकार से दूसरी जो प्रकार की इनकी कृषि या पेंडा कृषि वो की जाती है जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ कहीं भी वन है तो ऐसे क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर, पेंडा कृषि में क्या होता है, सीढ़ीदार खेत बनाकर कार्य करते हैं या फिर खेत तैयार करते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करते हैं। किन क्षेत्रों में? पर्वतीय क्षेत्रों में। जहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र है उन पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर ये लोग कृषि कार्य करते हैं पेंडू कृषि के अंतर्गत। और जो मैदानी भाग होते हैं, मैदानी भागों में जहाँ जंगल होते हैं वहाँ पे ये कृषि करते हैं दीपा कृषि। ठीक है, तो ये इनकी दो प्रकार से ये लोग कृषि कार्य करते हैं। इसके अलावा ये लोग पशुपालन भी करते हैं। तो पशुपालन पर भी इनकी जो अर्थव्यवस्था है कुछ मात्रा में आधारित है। जैसे लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ठीक है, बकरी, भेड़ है, इन सभी को ये जानवरों को, पालतू जानवरों को ये लोग पालते हैं और उनसे भी जो प्राप्त उत्पाद होते हैं उनका ये लोग सेवन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग कुछ मात्रा में मत्स्य पालन भी करते हैं। ठीक है, और आजकल के वर्तमान समय में ये लोग कुछ मात्रा में उद्योग पर भी आधारित हो गए हैं, क्योंकि इनके जो क्षेत्र हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का इनका प्रमुख क्षेत्र है बस्तर का क्षेत्र और इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार है, उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में उद्योगों की स्थापना की गई है। क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो एक उद्योग आधारित क्षेत्र है। यहाँ पे अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो अनेक प्रकार के इन क्षेत्रों में खनिज पाए जाने के कारण ये लोग कुछ मात्रा में उद्योग धंधों में भी शामिल हो गए हैं। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो अब वर्तमान समय में उद्योग पर भी आधारित हो गई है। ठीक है, तो ये है इनका अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम देखते हैं इनका वर्तमान सामाजिकरण। तो इनके देखिए अब वर्तमान समय में जो ये लोग हैं अपने कृषि कार्य को छोड़कर ये लोग उद्योगों की ओर प्रभावित हो गए हैं। क्योंकि कृषि कार्य में तो देखो ये लोग अब वर्तमान समय में पानी की भी समस्या हो गई है, ठीक है, और भूमि भी अनुपजाऊ हो गई है। तो इन सभी कारणों के कारण से इन लोगों ने कृषि पर ध्यान देना कम कर दिया है और इसके बजाय ये लोग उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। और इनके क्षेत्रों में जैसे भिलाई है, भिलाई का जो लोहा इस्पात केंद्र है, ठीक है, दुर्गापुरा है, ठीक, और राउरकेला उड़ीसा में स्थापित है। तो ऐसे जो लोहा इस्पात के जो केंद्र है उन लोहा इस्पात के केंद्रों के जो कारखाने हैं उन कारखानों में ये लोग एक श्रमिक के रूप में कार्य करने लग गए हैं। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी मजबूत भी होने लग गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग वर्तमान समय में इनका बहुत अधिक सामाजिकरण हुआ है, इनमें शिक्षा का प्रसार भी हुआ है और इनका नवीन समाज से इनका संपर्क भी स्थापित हो गया है। और उद्योगों में काम करने के कारण से ये लोग कुछ तकनीकी को भी ये लोग समझने लग गए हैं, तकनीकी के संपर्क में ये लोग आने लग गए हैं। तो इनका मतलब हम कह सकते हैं कि इनका पूर्ण रूप से इनका सामाजिकरण हो चुका है। ठीक है, तो ये है उनकी अर्थव्यवस्था। तो आज की वीडियो में हमने जो गौड़ जनजाति है उस गौड़ जनजाति के जो
बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।